नमस्कार दोस्तों, मैं अभिमन्यु कुमार। मैं अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने देखा कि हम अंतरिक्ष तक पहुंचते कैसे हैं, लेकिन दोस्तों आज कहानी उससे कहीं आगे की है। आप लोग जरा सोचिए दोस्तों, आप अपनी कार में हाईवे पर जा रहे हैं और अचानक सामने से एक बुलेट 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आकर आपकी विंडशील्ड से टकरा जाए तो क्या होगा दोस्तों? अंतरिक्ष में आज यही हो रहा है। इसे कहते हैं स्पेस डेब्रिस, अंतरिक्ष कचरा। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे भारत ने दुनिया को गलत साबित करते हुए चांद के दक्षिणी ध्रुव को फतह किया। हम बात करेंगे उस मिशन की जो सूरज की आंखों में आंखें डालकर देख रहा है, आदित्य L1। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इसरो इंसानों को अंतरिक्ष में भेज पाएगा? और गगनयान मिशन की चुनौतियां क्या हैं? दोस्तों यह स्पेस टेक्नोलॉजी मास्टर क्लास का पार्ट 2 वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं भारत के स्पेस पावर बनने की असली कहानी। दोस्तों सबसे पहले एक ऐसे खतरे की बात करते हैं जो अगर नहीं सुलझा तो भविष्य में कोई रॉकेट उड़ ही नहीं पाएगा। वो है अंतरिक्ष प्रदूषण, स्पेस पॉल्यूशन। जब कोई पुराना सैटेलाइट खराब हो जाता है या रॉकेट के टुकड़े वहीं छूट जाते हैं तो वो अंतरिक्ष कचरा बन जाते हैं। ये टुकड़े 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रहे हैं दोस्तों अंतरिक्ष में। अगर एक छोटा सा भी पेंच किसी भी एक्टिव सैटेलाइट से टकराया तो वो उसे बर्बाद कर सकता है। दोस्तों वैज्ञानिक इसे केसलर सिंड्रोम कहते हैं, यानी एक टक्कर से मलबे के हजारों टुकड़े बनेंगे। वो हजारों टुकड़े और सैटेलाइट से टकराएंगे और अंत में पूरा ऑर्बिट कचरे से भर जाएगा। फिर ना जीपीएस चलेगा ना इंटरनेट। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है दोस्तों, पहला है ग्रेवयार्ड ऑर्बिट। खराब सैटेलाइट्स को धक्का देकर बहुत दूर कब्रिस्तान कक्षा में भेज दो जहां से वो दोबारा आ ही न पाए। दूसरा है डिस्ट्रक्शन, उन्हें वापस वायुमंडल में गिराकर जला दो। भारत ने अपने मेगाट्रॉपिक्स और कार्टोसैट 2 के साथ यही किया। और तीसरा है दोस्तों प्रोजेक्ट नेत्रा। इसरो ने एक रडार सिस्टम बनाया है नेत्रा, जो इस सभी कचरे पर नजर रखता है और हमारे सैटेलाइट्स को चेतावनी देता है। दोस्तों अब चलते हैं वहां जहां पूरी दुनिया की नजरें हैं, चंद्रमा। आपको पता है दोस्तों इसरो का मून मिशन एक बॉलीवुड फिल्म की तरह है, जिसमें ड्रामा है, इमोशन है और क्लाइमेक्स में जीत है। चंद्रयान 1 2008 ये हमारा पहला कदम था दोस्तों। हमने सिर्फ ऑर्बिटर भेजा था, लेकिन सबसे बड़ी खोज इसी ने की। इसके इंपैक्टर प्रोब ने कंफर्म किया कि चांद पर पानी है और खनिज मौजूद हैं। चंद्रयान 2 जो 2019 में लॉन्च हुआ था। दोस्तों ये मिशन बहुत महत्वाकांक्षी था, जिस मिशन में ऑर्बिटर और लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान भी शामिल थे। लेकिन दोस्तों लैंडिंग के वक्त हमारा संपर्क ही टूट गया और लैंडर क्रैश हो गया। चंद्रयान 3 2023। दोस्तों चंद्रयान 2 के असफल होने के बाद इसरो ने हार नहीं मानी। 14 जुलाई 2023 को LVM-3 बाहुबली रॉकेट ने उड़ान भरी 4, 3, 2, और 23 अगस्त को वो हुआ दोस्तों जो इतिहास में दर्ज हो गया। भारत साउथ पोल पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। लेकिन दोस्तों जरा सोचिए, इस बार हमने अलग क्या किया? हमने चांद पर 3 मशीनें उतारी। पहला
रंभा, जो चांद के आयन मंडल को मापेगा। दूसरा चेस्ट, जो चांद की सतह को मापेगा, टेम्परेचर को मापेगा। तीसरा इल्सा, जो वहां आने वाले भूकंप को मापेगा, सिस्मिक एक्टिविटी को मापेगा। दोस्तों, चंद्रयान 3 के सफल होने के बाद अब भारत और जापान मिलकर ल्यूपेक्स मिशन लॉन्च करेंगे, जो चांद पर पानी की तलाश करेगा। दोस्तों, चांद के बाद बारी थी अब सूरज की। 2 सितंबर 2023 को PSLV C57 रॉकेट से लॉन्च हुआ आदित्य L1। दोस्तों, PSLV वही रॉकेट है जिस रॉकेट को मैंने पिछले वीडियो में बाहुबली का छोटा भाई बताया था, यानी GSLV बाहुबली और PSLV उसका छोटा भाई PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। दोस्तों, बहुत लोग पूछते हैं आदित्य L1 में L1 क्या है। देखिए, पृथ्वी और सूरज के बीच 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी बैलेंस हो जाता है। इन्हें लैग्रेंज पॉइंट्स कहते हैं। दोस्तों, L1 पॉइंट पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर है। यहाँ सैटेलाइट बिना ईंधन खर्च किए टिका रह सकता है। 24 घंटा यहाँ से सूरज दिखाई देता है दोस्तों, बिना किसी ग्रहण के। आदित्य L1 का यहाँ काम है सूरज के कोरोना और सौर तूफानों की स्टडी करना, सोलर विंड्स की स्टडी करना। दोस्तों, इसरो ने मशीनें भेज दी, रोबोट्स भेज दिए। अब बारी है हम इंसानों की। मिशन का नाम है गगनयान मिशन। ये इसरो का सबसे मुश्किल मिशन है दोस्तों। पता है क्यों? क्योंकि इंसान मशीन से ज्यादा नाजुक होता है। दोस्तों, गगनयान मिशन में 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 400 किलोमीटर की कक्षा में 3 दिनों के लिए भेजा जाएगा। उन्हें वापस सुरक्षित समुद्र में उतारना ही सबसे बड़ी चुनौती है दोस्तों। इस मिशन के 3 चरण हैं। पहला, अनमैन्ड, बिना इंसान के टेस्ट फ्लाइट। दूसरा, रोबोटिक, इसमें व्योममित्रा नाम की महिला रोबोट जाएगी। तीसरा, मैन्ड, अंत में हम इंसान जाएंगे। दोस्तों, सबसे बड़ी तकनीक जो इसमें चाहिए वो है क्रू एस्केप सिस्टम। अगर लॉन्च के वक्त रॉकेट में आग लग जाए तो ये सिस्टम यात्रियों वाले हिस्से को रॉकेट से अलग करके दूर ले जाएगा और उनकी जान बचाएगा। इसरो ने इसका सफल टेस्ट कर लिया है दोस्तों। दोस्तों, अगर मैं सच बोलूं तो इसरो अब रुकने वाला नहीं है। आने वाले साल बहुत रोमांचक होने वाले हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है हम शुक्र ग्रह पर ऑर्बिटर भेजने वाले हैं। वैज्ञानिकों को वहां फॉस्फीन गैस मिली है जो जीवन का संकेत हो सकती है और भारत इसकी जांच करेगा। दोस्तों, निसार मिशन हाल ही में लॉन्च हुआ नासा और इसरो का ज्वाइंट मिशन है। ये दुनिया का सबसे महंगा और एडवांस रडार सिस्टम है जो पृथ्वी की हर इंच जमीन पर होने वाले जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, ग्लेशियर पिघलना सबको रिकॉर्ड करेगा दोस्तों। और अब है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। दोस्तों, आपको पता है 2035 तक भारत अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने की योजना बना रहा है। मैं आप सबसे वीडियो के अंत में एक महत्वपूर्ण सवाल पूछ रहा हूं। सरकार स्पेस में प्राइवेट कंपनियों को क्यों ला रही है? जवाब है बोझ कम करना। इसरो का काम रिसर्च करना होना चाहिए, न कि हर महीने सैटेलाइट लॉन्च करना। इसलिए सरकार ने इन स्पेस और NSIL जैसी संस्थाएं बनाई हैं। NSIL मतलब न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। यह इसरो का कमर्शियल हाथ है, यानी इसरो की टेक्नोलॉजी को बेचना और पैसे कमाना। इन स्पेस ये प्राइवेट कंपनियों और इसरो के बीच पुल का काम करता है। प्राइवेट कंपनियों में स्काई रूट और अग्निकुल है दोस्तों। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि इससे फायदा क्या होगा। इसका फायदा ये होगा कि इसरो बड़े मिशन जैसे गगनयान
पर ध्यान दे पाएगा और छोटी कंपनियां सैटेलाइट लॉन्च करके पैसा कमाएंगी। इससे रोजगार भी बढ़ेगा और भारत स्पेस इकोनॉमी में सुपर पावर बनेगा। दोस्तों, डॉक्टर विक्रम साराभाई और डॉक्टर कलाम ने जिस सपने को साइकिल और बैलगाड़ी पर शुरू किया था, आज वो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर और सूरज के 11 पॉइंट तक पहुंच चुका है। आर्टेमिस रिकॉर्ड पर साइन करके भारत ने दुनिया को बता दिया है कि हम अंतरिक्ष में शांति और सहयोग के लिए जा रहे हैं। दोस्तों, स्पेस टेक्नोलॉजी सिर्फ रॉकेट उड़ाना नहीं है, ये मछुआरों को तूफान से बचाना है, किसानों को फसल की जानकारी देना है और सीमाओं की सुरक्षा करना है। ये न्यू इंडिया की पहचान है। दोस्तों, अगर आपको इन 2 वीडियो की सीरीज से स्पेस टेक्नोलॉजी समझ आई तो कमेंट्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा और अगला टॉपिक क्या होना चाहिए जरूर बताइएगा।